हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम 6th क्लास की हिस्ट्री की NCERT पर डिस्कशन कर रहे थे। इसके 3rd चैप्टर भोजन संग्रह से उत्पादन तक पर हम डिस्कस कर रहे थे। इसके पार्ट 1 को हमने डिस्कस कर लिया था और हम पार्ट 2 पर डिस्कस कर रहे थे। पार्ट 1 का हमने लास्ट टॉपिक लिया था ये पुरास्थल, और इन पुरास्थलों से जो अनाज और हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं इनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। अब हम अगले टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यह है हमारा स्थायी जीवन की ओर। जैसा कि मैं समझा चुका हूँ कि अब हम कृषि करने लगे थे और कृषि के कारण अब हमें स्थायी निवास करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो कुछ समय तक हमें एक ही स्थान पर रुक कर रहना है। इस वजह से अब हमें स्थायी निवास करना पड़ेगा। तो इस वजह से हमें इस काल के स्थलों पर झोपड़ियाँ या घरों के निशान मिलने लगते हैं। ठीक है, मतलब झोपड़ियाँ और घर इस समय हमें मिलने लगते हैं। पहले के लोग गुफाओं में, कंदराओं में या बड़े जो वृक्ष होते थे उन वृक्षों में रहा करते थे, लेकिन अब हमें घरों और झोपड़ियों के निशान मिलने लगते हैं। जैसा कि एक उदाहरण हमें बुर्ज होम, जो कि वर्तमान में कश्मीर में है, उसका उदाहरण देकर बताया गया है कि वहाँ पर लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें हम गर्तवास कहते थे। इन गर्तवासों में उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। आखिर यहाँ पर गर्तवास क्यों बनाए गए थे? क्योंकि कश्मीर एक ठंड का, मतलब यहाँ पर सर्दी थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, बर्फीला इलाका है। इस वजह से यदि गड्ढे बनाकर हम रहेंगे तो वहाँ पर हम अपनी जो ऊष्मा है उसको सेव कर सकेंगे और उसको थोड़ा गर्म रख सकेंगे। इस वजह से हमने गर्तावास बनाए थे। तो ठंड के मौसम से सुरक्षा के लिए हमने वहाँ पर गर्त बनाए थे, गर्तवास। पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने के साक्ष्य मिलते हैं, जो कि अलग अलग मौसम के अनुसार हम जलाते होंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, चूँकि ये नवपाषाण काल है और पाषाण काल में पाषाण यानी कि पत्थर, तो पत्थर के औजारों के आधार पर ही इसका नाम रखा गया है। तो आखिर इस समय पत्थर के औजारों में क्या नया आया था? वास्तव में इस समय तक मानव अब यह समझ चुका था कि अब बड़े बड़े पत्थरों से काम नहीं बनेगा, बल्कि अब हमें छोटे छोटे पत्थर बनाने होंगे, लेकिन उनमें धार अच्छी होनी चाहिए। इस वजह से हमने अब पत्थरों को धारदार और पैना बनाना स्टार्ट किया और इसके लिए हमने उन पर पॉलिश चढ़ाई। ठीक है, इस समय हमें ओखली और मूसल के प्रयोग मिलते हैं। ये अनाज को और वनस्पतियों को पीसने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। हज़ारों साल बाद आज भी हम ओखली और मूसल का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपने घरों में देखा भी होगा कि जब हम मसाला पीसते हैं तो फिर हम उसी से कूटने का काम करते हैं। इस वजह से ये हम आज तक देखते हैं, जो कि नवपाषाण काल के समय से प्रारंभ होते हैं। हालांकि उस वक्त ये प्रारंभिक अवस्था में थे, वर्तमान में ये विकसित अवस्था में है। ठीक है, ये अनाज पीसने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते थे। इसके साथ साथ हम कुछ पुराने जो प्रस्तर युगीन औजार थे उनका निर्माण भी अभी तक कर रहे थे, और इसके साथ साथ हम हड्डियों का प्रयोग भी इस समय तक करने लगते हैं। ये हम धारदार हथियार देख पा रहे हैं, औजार देख पा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हम समझ चुके हैं कि अब हमने कृषि का विकास कर लिया था, तो हमें कुछ भंडारण की भी बात सोचनी पड़ी थी। इस वजह से हम इस समय मिट्टी के बर्तन बनाने स्टार्ट कर देते हैं। हमने उनको अलंकरण यानी कि उनको सजाना भी प्रारंभ कर दिया था, उन पर आकृतियाँ बनाना भी प्रारंभ कर दी थी। ठीक है, क्योंकि ये जो बर्तन थे इनका इस्तेमाल भंडारण के लिए होता था, चीज़ों को इनमें भर के रख दिया जाता था। धीरे धीरे इनका प्रयोग हम खाना बनाने के लिए भी करने लगते हैं। तो धीरे धीरे हम इन बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगते हैं। जैसे कि हम चावल, गेहूँ, दलहन, ये इस समय के अब महत्वपूर्ण आहार बन चुके थे। तो इनका भंडारण करना है तो हम इसके लिए इनका यूज करते थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि लगभग 8000 साल पहले, यानी कि लगभग 6000 ईस्वी पूर्व, लोगों ने कपास को उपजाना प्रारंभ कर दिया था। इस कपास के हमने कपड़े बनाना प्रारंभ कर दिए थे, कपड़े बुनना प्रारंभ कर दिए थे। तो कपास के पौधे उगाए जाने के कारण अब हम कपड़े भी बुनना प्रारंभ कर देते हैं इस समय। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक ही साथ हुए थे?
तो मैं पहले समझा चुका हूँ कि ये परिवर्तन एक ही साथ नहीं हुए थे, क्योंकि वर्तमान में भी कई चलवासी जनजातियाँ हमारे समाज में, या कहें कि हमारे देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई चलवासी जनजातियाँ हैं। कई ऐसी जनजातियाँ हैं जो कि जंगलों से पूरी तरह सुरक्षित हैं। ठीक है, उन्हें हम कुछ आदिम जनजातियों के बारे में भी देखते हैं, जैसे कि हम अंडमान में सेंटिनल द्वीप है, वहाँ पर कुछ जनजातियाँ हैं। ऐसी कई और जनजातियाँ हैं जो बाहरी समाज से पूरी तरह अलग अस्तित्व रखती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये परिवर्तन सभी जगह एक साथ आए थे, बल्कि कुछ लोग अभी भी पुराने शिकार और संग्रहण का काम करते थे, तो कुछ लोगों ने नया जीवन अपना लिया था। तो कुछ इसी बात को इस पैराग्राफ में हमें समझाया गया है कि जो मौसम बदला था उसी मौसम के अनुसार हमने अपनी जीविका को चलाना प्रारंभ कर दिया था। ये हमने कुछ इस पैराग्राफ में समझाया गया है। अन्य रीति रिवाज, यानी कि हमने उसके कृषक और पशुपालक होने के बारे में तो हमने पढ़ लिया है, क्योंकि हमें वहाँ के कुछ अवशेष मिल जाते हैं, लेकिन अन्य रीति रिवाजों के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम है। लेकिन वर्तमान में भी कुछ ऐसे समुदाय हैं, जैसे कृषक पशुपालक समुदाय, जिन्हें जनजाति कहते हैं, उन पर विद्वानों ने अध्ययन किया। विद्वानों ने पाया कि ये ऐसी ही जनजातियां हैं जो पुरानी परंपराओं का, नियमों का आज तक पालन कर रही हैं। इसलिए हो सकता है कि शायद इनके अध्ययन करने से हम उन परंपराओं को समझ सकें जो पहले नवपाषाण काल के समय प्रारंभिक अवस्था में रही होंगी। तो सबसे पहले जनजाति क्या होती है? तो जनजाति कुछ हम कह सकते हैं कि छोटी छोटी प्रायः जनजातियां जो होती हैं, ये छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। मतलब कुछ घर होंगे, कुछ परिवार होंगे। ये परिवार आपस में एक दूसरे से नातीदारी के संबंधों के द्वारा जुड़े होंगे, और ये सभी मुख्यतः समानता यहाँ पर सबसे ज़्यादा रहती है, यहाँ पर असमानता कम रहती है। तो ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और इन परिवारों के समूह को मिलकर हम जनजातियों का निर्माण करते हुए देखते हैं। ठीक है, इनकी हम परंपराओं को समझें तो सबसे पहले हम इनके जीवन निर्वाह के बारे में देखते हैं कि जनजाति समुदाय के सदस्य शिकार, भोजन संग्रहण, खेती, पशुपालन, मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते थे। मतलब भोजन संग्रहण करना, शिकार करना, पशुपालन, खेती, यही तो कुछ ऐसे धंधे हैं, काम हैं जो नवपाषाण काल के समय पर हो रहे थे। ठीक है, इसके साथ अब हम क्या देखते हैं कि महिलाएं खेती का सारा काम करती हैं। ज़मीन तैयार कर बीज बोने, पौधों की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का सारा काम महिलाएं करती हैं। बच्चे क्या करते हैं? ये पौधों की देखभाल करते हैं और चिड़िया और जानवरों को दूर भगाते हैं, जिससे फसलों को नुकसान ना हो। महिलाएं फसल दाव कर अनाज कूटती पीसती हैं। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं, और कुछ बच्चे और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो छोटे छोटे झुंडों को चराते हैं। यहाँ जानवरों की सफाई और दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियाँ बुनने, औजार, झोंपड़ियाँ बनाने का काम साथ साथ करते हैं। गाना, नाच, घरों की सजावट भी उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। तो ये हमने उनके जीवन निर्वाह के बारे में समझा। अब हम देखते हैं कि उनका राजनीतिक जीवन कैसा रहा होगा। तो वह कुछ व्यक्तियों को अपना नेता चुन लेते थे, जैसे या तो वह अनुभवी वृद्ध हो सकता है, नौजवान योद्धा, पुरोहित, इनमें से कुछ लोगों को चुन लेते थे और उन्हें अपना नेता मान लेते थे। उन्हीं की सलाह लेते थे प्रत्येक कार्यों को करने के लिए। कुछ वयस्क महिलाएं, उनको ज्ञान और अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता था। वास्तव में जो कबीलाई समाज होते हैं, जो जनजातीय समाज होते हैं, यहाँ पर महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। जैसे कि वर्तमान में भी यदि हम भारत में बसने वाली जनजातियों पर अध्ययन करते हैं, उनके बारे में समझते हैं, तो हम पाते हैं कि वहाँ पर मातृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं, जो कि हमारे इस बाहर के समाज में नहीं पाए जाते हैं। वहाँ महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है जो कि बाहर के परिवार में किया जाता है। जैसे कि यदि हम आर्यों के बारे में देखें तो आर्य लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारत में आए थे, और इस वक्त ये जनजातियाँ थीं, ये स्थायी निवास नहीं करते थे। तो जब हम
ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब आर्य आए थे तो उस समय के बारे में जानने का केवल एक ही सोर्स है, वो है ऋग्वेद। तो जो आर्य आए थे उस वक्त उनको कबीलाई समाज कहा जाता है, जो मेनली समानता पर आधारित था और यहाँ पर महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल देखते हैं तो उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे स्थायी जीवन हम अपना लेते हैं, तो यहाँ पर महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे गिरना प्रारंभ हो जाती है। तो कबीलाई समाज में महिलाओं की स्थिति बेहतर स्थिति में थी। ठीक है। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध और विशिष्ट होती हैं। उनकी भाषा, संगीत, कहानी, चित्रकारी भी शामिल होते हैं। उनके अपनी देवी देवता भी होते हैं। वास्तव में इनका जो साहित्य होता है वह साहित्य मौखिक रूप में चलता है, लिखित रूप में बहुत ही कम जनजातियां हैं जिनका साहित्य हमें उपलब्ध होता है। ज़मीन, जंगल, घास के मैदान, पानी, यानी कि जितनी भी मतलब ऐसी चीज़ें जिनसे हम अपना प्रतिदिन का कार्य चलाते थे, भोजन पानी का कार्य करते थे, उन पर सामूहिक अधिकार होता था, मतलब सभी को बराबर अधिकार मिलता था। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर गरीब अमीर जैसा कुछ होता हो। इसलिए जनजातीय समाज अन्य समाजों से भिन्न होते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये समानता पर आधारित समाज होते हैं। इसके बाद अब हम 2 स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि गांव क्या होता है। तो गांव एक ऐसा स्थल जहाँ पर जो भोजन उत्पादन के ही काम में लोग अधिकांशतः लगे रहते हैं। यानी कि कहें कि जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे तो समझेंगे कि ये प्राथमिक क्षेत्र के जो काम हैं वह गाँव में ही हमें दिखाई देते हैं, और जो द्वितीय तृतीय क्षेत्र के जो कार्य होते हैं वह शहरों में हमें दिखाई देते हैं। जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से समझेंगे। पहला स्थल मेहरगढ़। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, इसको हम समझेंगे। मेहरगढ़ को हमने चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में, दोनों में समझा है कि पश्चिमोत्तर का जो क्षेत्र था सुलेमान और किरतर पहाड़ियों के पास में, वहाँ पर मेहरगढ़ था। ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान था। क्योंकि वास्तव में यदि हम देखें तो पर्वत श्रृंखलाएँ थीं, और जो पर्वत श्रृंखलाएँ होती हैं उन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में कुछ स्थान होते हैं जो छोटे छोटे, उनमें से लोग इन पर्वत श्रृंखलाओं को पार किया करते हैं, जिससे पहाड़ों को चढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि ये दर्रे नहीं होते तो हम बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटे रहते, लेकिन ये दर्रे होते हैं, इस वजह से हम बाहर की दुनिया में से लोग यहाँ पर आते हैं, हम दूसरी जगहों पर जाते हैं, तो इन्हीं दर्रों का यूज किया जाता है। तो ऐसा ही एक बोलन दर्रा है, इसी के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूँ और जो भेड़ बकरी को पालना प्रारंभ किया था। मतलब सबसे पहले हमें जो कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं वह मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ खुदाई में सबसे पहले स्तर में पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, और इनमें हिरण, सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी शामिल हैं। उसके बाद वाले स्तरों में भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ मिली हैं। दरअसल है क्या कि जो स्थल हमें सबसे पहले मिलेगा वह सबसे नया होगा, और जो सबसे बाद में मिलेगा वह सबसे पुराना होगा। इस वजह से हम देखें कि भेड़ बकरियों के साक्ष्य पहले मिल रहे हैं और हिरण सूअरों के बाद वाले संस्तरों में मिल रहे हैं। मतलब कि हिरण और सूअर वाले जो संस्तन हैं वे थोड़े नए हैं और भेड़ बकरी वाले थोड़े पुराने हैं। लेकिन हमें इतना तो समझ में आता है कि यहाँ के जो स्त्री पुरुष थे इन्होंने गेहूँ जौ को उपजाना और भेड़ बकरी को पालना सीख लिया था। यहाँ खुदाई में हमें सबसे पहले स्तरों से पुरातत्वविदों को विभिन्न जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरण, सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी शामिल हैं। सॉरी, ये वही पैराग्राफ है जिसको मैंने रिपीट कर दिया, आई एम सॉरी। मेहरगढ़ के जो घर हैं, यदि हम घरों को देखें तो घर आयताकार या कहें कि चौकोर हैं। अब ये वर्ग के रूप में भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है। अब हमने नापा तो नहीं है, लेकिन फिर भी संभवतः ये आयताकार होने की संभावना ज़्यादा रहती है इनमें। तो कुछ इस प्रकार के घर होते थे। अभी हम देखते हैं आगे। ये वही बात बताई गई है संस्तरों वाली, जैसे कि ये 4th नंबर का है। ये
खुदाई में सबसे बाद में आएगा 4th नंबर का संस्तर। इसका मतलब है कि ये सबसे पुराना है, तो ये सबसे पहले नंबर में है, इसको हम सबसे पहले खोदेंगे, इसका मतलब ये सबसे नया संस्तर है। यही इसमें हमें बताया गया है। और ये टीला है, जब हम टीले की खुदाई करते हैं तो हमें कई संस्कृतियाँ मिलती हैं। ये संस्कृति सबसे पुरानी, ये संस्कृति सबसे नई। ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये मेहरगढ़ का घर चौकोर, ठीक है। ये मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि एक कंकाल है जिसके साथ एक जानवर है। ये जानवर बकरी है। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतकों के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते थे, यानी कि हम देखते हैं कि इस समय संवाधन पद्धति, उन शवों को दफनाने की पद्धति विकसित हो चुकी थी। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते हैं। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा हो गया। ये तो पुरातत्वविदों ने अनुमान लगा लिया है कि इसे मृतकों को परलोक में भूखे ना रहें, इसलिए कुछ खा पी लें। हो सकता है कि उसका प्रिय जानवर हो, इस वजह से उसके साथ दफना दिया हो, तो हमें कुछ जानकारी नहीं है, हमने बस अनुमान लगाया है, ठीक है। मेहरगढ़ का हमने चौकोर घर देखा, एक कब्र देखी। अब हम दूसरा स्थल देखते हैं, दाऊजली हेडिंग। दाऊजली हेडिंग को हम डिनोट कर चुके हैं चैप्टर 2 में, कि जो गारो पहाड़ियाँ थीं, इन गारो पहाड़ियों के पास में ही दाऊजली हेडिंग अवस्थित थी। तो ये चीन और म्यांमार जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी में एक पहाड़ी पर है। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण होते थे, क्योंकि वो हमें मिले हैं यहाँ से। यहाँ के लोग भोजन बनाने के लिए अनाज उगाते थे। अनाज उगाना ही तो इन्हें नवपाषाण काल में लाता है। साथ ही यहाँ पर जेडाइट पत्थर भी मिला है। ये जो जेडाइट पत्थर था, ये यहाँ का स्थानीय पत्थर नहीं था, मतलब ये दाऊजली हेडिंग में प्राकृतिक रूप से नहीं प्राप्त होता था, ये बाहर से मंगाया जाता था, और संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस स्थल से काष्ठाश्म के औजार और बर्तन भी मिले हैं। काष्ठाश्म क्या होती है? ये अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन जाती है, उसको हम काष्ठाश्म कहते हैं। अन्यत्र में देखें तो हम तुर्की को देखते हैं, इनका कहना है तुर्की। तो तुर्की में नवपाषाण युग का एक प्रसिद्ध पुरास्थल है चतालहयूक। तो यहाँ पर दूर दराज से चीज़ें मंगाई जाती थी, जैसे कि हमने अपने जेडाइट पत्थर को देखा, जैसे ही तुर्की में जो स्थल है, यहाँ पर बाहर से चीज़ें मंगाई जाती थी। जैसे सीरिया से हम देखते हैं चकमक पत्थर, ठीक है, लाल सागर से कोनियाँ और भूमध्य सागर से सीपियाँ। तो इनको इस वजह से भी ध्यान रखना है, क्योंकि यदि ये चीज़ें यहाँ से आती थीं तो ये चीज़ें जो हैं, ये स्थान इन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध रहे होंगे। तो ये ना सिर्फ नवपाषाण काल में बल्कि आने वाले समय में ही प्रसिद्ध रहे होंगे। तो डायरेक्ट रूप से ना सही, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से इसकी नॉलेज होनी चाहिए हमें, क्योंकि ये इनडायरेक्ट रूप से कभी कभार क्वेश्चनों को सॉल्व करने में हमारी सहायता करते हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस चीज़ को समझ पाएंगे हम। तो सीरिया से चकमक पत्थर, लाल सागर से कोनियाँ, भूमध्य सागर से सीपियाँ, ठीक है। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। ये अब हम अभ्यास में प्रवेश कर चुके हैं। जो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, इस पर हम वीडियो लाएंगे, इन सभी एनसीईआरटी के सॉल्यूशन लाएंगे, उसमें इसको समझेंगे। धन्यवाद आपका।